हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और नया टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 10, जिसका नाम है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हमें सर्कल से जुड़े हुए जितने भी टाइप के एरियाज होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमें क्लियर होगा कि हम सर्कल से रिलेटेड वर्क ही करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सर्कल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, है ना। 9th क्लास तक हमने क्या क्या सर्कल के बारे में पढ़ा है, एक बार उसे पढ़ लेते हैं और उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं सर्कल की कि सर्कल क्या होता है। सर्कल डेफिनेशन क्या होती है इसकी। 9th क्लास में आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताया गया होगा, क्योंकि 9th क्लास में भी चैप्टर आता है सर्कल। ठीक है, तो सभी बच्चे अभी वीडियो को पॉज करें और सोचें कि आपको 9th क्लास में क्या बताया गया था। ठीक, तो अब देखते हैं कि सर्कल हमारे पास क्या होता है। डेफिनेशन क्या है सर्कल की, ध्यान से देखिए। और सर्कल इज locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remains always same। ये देखिए भाई, हमने क्या लिखा। और सर्कल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स यहां पर एक चीज हो रहेगी, विच मूव्स ऑन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point remains always same। अब देखिए इसका मतलब क्या है। एक सर्कल क्या है, सर्कल है लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है जिसे हम सर्कल बोल रहे हैं। अब लोकस क्या होता है बच्चों, लोकस का मतलब आप समझें कि पाथ। लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ, या हिंदी में बोलते हैं रास्ता, जहां से हम जा रहे हैं। ठीक है, कि एक पॉइंट प्लेन पर, ये प्लेन है मेरे पास बोर्ड, ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन में क्या होता है, आप उसकी लेंथ जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, उसकी ब्रेथ जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, है ना। लेंथ और ब्रेथ उसमें होती है, उसमें ब्रेथ वो मोटाई नहीं होती। ठीक है जी, कि एक पॉइंट इस प्लेन पर इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये मेरे पास फिक्स पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। ठीक, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब क्या कहता है, सर्कल क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट इस प्लेन पर इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कहीं से भी आप मेजर कर लो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये देखो, ठीक है बच्चों, ये आपके पास पॉइंट था, ये इस तरह से मूव किया कि इसका डिस्टेंस कहीं से भी आप नोट करो इस फिक्स पॉइंट से, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, fixed point is known as
इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड, और जो फिक्स डिस्टेंस है, एंड फिक्स डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देख लो बच्चों, तो ये हमने सर्कल के बारे में पढ़ा कि सर्कल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, सर्कल क्या है भाई? एक पॉइंट का वो पाथ है, एक पॉइंट का वो लोकस है, ठीक है ना, जिससे वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। तो ये जो उसका लोकस है, ये जो उसका रास्ता है, ये जो उसका पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये रही हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन कि सर्कल क्या होता है। अब हम इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, इसका एरिया कितना होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी और सर्कल के और पार्ट्स पर। जैसे हमारे पास एक चीज आती है सबसे पहले सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक्चुअली इसे हम ऐसा बोल देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल है। क्या बोल देते हैं इसको? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और ये हमने क्या पढ़ा था, किस क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, 2πr। ठीक है जी, फिर हमने क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या होता है? πr²। ठीक है बच्चों, इतनी चीज ठीक है। अब ये भी आपको अच्छा, और डायमीटर कितना होता है? 2r। कितना होता है? 2r। अब यहां पर r क्या है, यहां लिख देते हैं हम, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। r हमारे पास क्या है भाई? सर्कल की रेडियस है। ठीक है ना, तो मैं इसको भी बना लेता हूं यहां से। ये हमारे पास सेंटर होगा, ये रेडियस r, सेंटर को हमने माना कि c है। ठीक है जी, तो ये चीज हम बच्चों पढ़ चुके हैं। अब एक चीज हमने और पढ़ी थी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, अगर किसी सर्कल का एरिया πr² है, ठीक है, और हम उस सर्कल को आधा कर दें, हाफ कर दें, तो उसका एरिया भी कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? हाफ इंटू πr²। इतना क्लियर बात। अब हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसको ध्यान से। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर 2πr है, तो आप क्या करें, जो सेमी सर्कल है उसकी कितनी हो जाएगी? πr। ठीक है ना, सिंपल हिसाब है कि अगर किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr है तो सेमी सर्कल की कितनी होगी? πr। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। गलत क्यों है? जब ये मान लो आपके पास कोई सर्कल है, जब आप इसको बीच में से काटोगे, देख रहे हो बच्चों, जब काटोगे तो आपके पास एक ऐसी शेप बनेगी कुछ इस तरह से। ध्यान से देख लो, ये सेंटर है। ठीक है ना, देखो अगर आप यहाँ से मूव करते हो, चलना शुरू करते हो, तो ये यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना होता है? ये 2πr होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आधा डिस्टेंस कवर किया, वो कितना आ गया? πr। लेकिन ये डिस्टेंस भी तो है ना, ये डिस्टेंस भी तो है। तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? डायमीटर होता है। और डायमीटर कितना होता है आपके पास? 2r। तो इसमें क्या ऐड करोगे आप? 2r ऐड करोगे। चेक कर लो इसको बच्चों कि किसी भी सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होगा?
पाई आर प्लस 2r। ठीक है जी, इतना क्लियर? ठीक, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया ये। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट की। सेमी सर्कल का मतलब क्या होगा? आधा सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? ये देखो ध्यान से, मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने सर्कल को क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे भाई? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से देखते हैं हमने हमारे पास क्या क्या रिजल्ट निकल कर आया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होगा। अगर पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो एक उसका फोर्थ पार्ट का कितना होगा? सिंपल सी बात है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/4 हो जाएगा भाई। क्लियर बात? अब इसी के लिए हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की या पेरीमीटर। सभी बच्चे अपना सोचो दिमाग में, फिर मैं लिखता हूं उसको। क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर ना, ये सब क्वाड्रेंट है। देखो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब मान लो आप इस पॉइंट पर खड़े हो, आपको ये यहाँ तक ये डिस्टेंस मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये देखो, आपको ये डिस्टेंस बताना है टोटल कितना होगा। ये देखो, आपको ये डिस्टेंस बताना है पूरा, है ना। एक पिज्जा का जो पार्ट स्लाइस निकाले तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना? r। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना? r। तो एक तो क्लियर होगी, 2r आएगा। अब प्लस आप क्या करोगे? ये डिस्टेंस आपको प्लस करना है इसमें, ठीक है ना, ये डिस्टेंस प्लस करना है। अब आपको पता है कि पूरा डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो आपने उसका फोर्थ पार्ट निकाल लो, यानी कि आप क्या करो, 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? पाई आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गए? पाई आर डिवाइड बाई 2। ध्यान से चेक कर लो, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो जो आपके पास एक क्वाड्रेंट होगा सर्कल का, अगर आपसे उसका पेरीमीटर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 2r प्लस पाई आर डिवाइड बाई 2। इसको बच्चों सभी आप बहुत ध्यान से देखें। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया कि सर्कल का डायमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है, ये सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और हमने बात की एरिया के बारे में। वही हमने बात की थी सेमी सर्कल के बारे में कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है और उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है। ठीक, हमने बात की एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल के बारे में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने की हैं और ये तीनों चीज़ें इस चैप्टर में हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और चीज़ों पर। अच्छा, एक बात और, ये सब चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है, सिर्फ रिवीजन चल रही है, ठीक है ना। और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि 10th क्लास में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं, उससे पहले आप नोट कर लें। तो बच्चों, अभी तक हमने जितने फॉर्मूलेज पढ़े हैं ना, जो लिखे थे मैंने अभी, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं क्या कैसे करेंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर आपने सभी ने देखा है, जिसे आप डी भी बोलते हो, कुछ इस शेप का होता है ना। और ये कैसी शेप है? सेमी सर्कल की। और एक्चुअली हमें दिया क्या गया? एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का क्या दिया गया? पेरीमीटर दिया गया, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था। ठीक, तो भाई इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? हमें गिवन क्या है? पेरीमीटर कितना गिवन है? 108 सेंटीमीटर। अभी फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था मैंने इसका? पाई आर प्लस
2r इज इक्वल टू 108। ठीक है, आपको डायमीटर निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है एक्चुअली, r निकालोगे, 2r निकालना है एक तरह से, है ना। लेकिन अगर आपको r पता होगा तभी निकालोगे, तो हम यहाँ पे r निकालते हैं। अच्छा, पाई देखो, अब पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर पाई की वैल्यू के बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाता तो आपने क्या लेना है, 22/7। ये सभी को पता होगी बात। तो पाई को मैं यहाँ ले लेता हूँ 22/7 और ये +2। r बच्चों मैं कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, r को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो ये 7 आएगा, ये 24 + 14। ठीक है, ये बनेगा 36/7 इंटू r। तो r आपके पास कितना आ जाएगा, 108 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंटू 7/36। ठीक है जी, कितना आ गया, 36। अब 36 108 से 3 पर कटेगा, तो यहाँ से r आपके पास कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। चेक कर लो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है जी, अब r आ गया, आपको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर कितना होगा, 2r। ठीक है, 2r कितना आ गया, 21, और ये कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्वेश्चन था, इसे आप नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो भाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, जैसे भी एक सर्कल ये बना हुआ है, मान लो इसका सेंटर ये है, हम इसी पॉइंट को सेंटर मान करके एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 सर्कल हो गए। ठीक है, इस सर्कल का नाम है C1 और इस सर्कल का नाम हमने दे दिया C2, और सेंटर को हमने माना कि सेंटर है इसका O। ठीक है बच्चों, तो 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए, जिन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो ऐसे सर्कल वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे सभी सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, उन सभी सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, हमें बताना क्या है, एरिया इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि जो सर्कल है हमारे पास C1 और C2, इन दोनों के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, देखो ये वाला एरिया, ये सारा एरिया है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये सारा एरिया कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो सर्कल है C1, ध्यान से देखना, सर्कल C1, उसकी रेडियस बच्चों हम मान लेते हैं कैपिटल R, क्योंकि बड़ा है तो कैपिटल R मान लिया, नाम देना है। और जो छोटा सर्कल है बच्चों, उसकी रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल r। ध्यान से देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से, बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा जो मैंने शेड कर रखा है। चेक कर लो आप, ठीक है ना। अगर हम बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये जो पोर्शन मैंने शेड कर रखा है, ये वाला, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, एरिया ऑफ सर्कल C1 कितना आएगा, पाई r², कैपिटल R आएगा, ध्यान से देखना, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल C2 पाई स्मॉल r²। चेक कर लो बच्चों इसको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ C1 माइनस एरिया ऑफ C2। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास पाई कैपिटल R² माइनस ये पाई
स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहाँ से बच्चों पाई कॉमन निकाल सकते हो, आपके पास बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो इसको। अब इसको आप चाहो तो फैक्टराइज कर भी लिख सकते हो इस तरह से, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, ये हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। अब बच्चों बात करते हैं हम कुछ रिजल्ट्स की, है ना, कुछ सम यूजफुल रिजल्ट। मैं इसे रिजल्ट ना कह करके ऑब्जर्वेशंस कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऑब्जर्वेशन इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप देखते कहते हो कि सर ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम भी ये सब कर सकते थे। ठीक है, इसलिए आप ऑब्जर्व करके ही बता दोगे कि हम जो क्या करने वाले हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली then the distance between their centers is equal to the difference of their radii। ध्यान से सुनना, अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, दो सर्कल इंटरनली टच करने का मतलब क्या है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इंटरनली टच करने का मतलब क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, देखो एक सर्कल ये रहा बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसका ये सेंटर है, इसकी रेडियस मान ली हमने r1, इसको रेडियस मान ली हमने r1। ठीक है, क्लियर बात। अब एक सर्कल और है, ध्यान से देखना, एक सर्कल और है जो इसको इस तरह से टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है इस तरह। ये सर्कल है C1 और ये सर्कल है C2। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, ऐसे बीच में होगा ना, यहाँ पर होगा कुछ। ठीक है, और ये जो इसकी रेडियस है ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। या ये चीज़ भी देख सकते हो आप, ये भी आपके पास R2 है। ठीक है, अब आपको इनके सेंटर्स का डिफरेंस बताना, वही पूछा उसने। देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेडियाई। रेडियाई के हमारे पास कैसे शब्द है, बहुवचन। आप हिंदी में करते हो ना, एक वचन बहुवचन, रेडियस एक वचन और रेडियाई बहुवचन। ठीक है ना, तो बच्चों आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये आप क्या करोगे, इस बड़े वाले डिस्टेंस में से ये छोटा डिस्टेंस माइनस कर दोगे। ध्यान से देखो, इस बड़े डिस्टेंस में से, दिख रहा है आपको, है ना, बड़े डिस्टेंस में से ये छोटा डिस्टेंस माइनस कर दोगे ये वाला, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो बड़ा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है, लिख देता हूँ मैं, दैट इज R1 माइनस R2। ठीक है, ये हमारे पास पहला रिजल्ट था, तो इसको आप नाम दे दो फिगर 1। ये फिगर 1 की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम फिगर 1, ताकि अगर आप इन फ्यूचर देखो तो आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड रिजल्ट पर। तो बच्चों सेकंड रिजल्ट है हमारे पास, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। क्या मतलब है कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक ये रहा सर्कल 1 और एक ये रहा सर्कल 2। ठीक है, रेडियस इनकी सेम भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, एक्सटर्नली। अब आप ये चेक कर लो इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये सर्कल रहा इसका सेंटर, इसकी रेडियस हमारे पास R1, ये C2, इसकी रेडियस हमारे पास क्या है R2। ध्यान से चेक करो, तो इन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जर्व, सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर ये रेडियस और रेडियस दोनों को ऐड कर दो, सेंटर का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ तो हमने लिखी है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, R1 प्लस R2, फिगर 2, ये सेकंड फिगर बना लिया हमने। ठीक है बच्चों, इन्हें आप रिजल्ट भी बोल लें
चाहे ऑब्जर्वेशन बोलें, कुछ भी बोलें, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास टच एक्सटर्नली, ये फिगर हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इंटरनली टच कर रहे हैं, तो ये टच इंटरनली, ठीक है जी। तो जो थर्ड रिजल्ट हमारे पास है, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, कोई साइंटिफिक कुछ नहीं है इसमें। मान लो आपके पास ये एक साइकिल का व्हील है भाई, ध्यान से देखना बात, कोई साइकिल का व्हील है, ठीक है। ये इसमें स्पोक्स लगी हुई हैं, तारे लगी हुई हैं, ठीक। ये लो, आज के ज़माने का एलॉय व्हील मान लेते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। और उसे हमने इस सरफेस पर चलाना है, हमने इसको यहाँ पर चलाना है, रोटेट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी ये व्हील यहाँ पर टच कर रहा है, देखो यहाँ पर टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक। हमने क्या बोला, डिस्टेंस मूव्ड बाय और रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब हम मान लेते हैं कि सेंटर सी है और ये जो रेडियस है इसकी पांचों, ये रेडियस है r, इतनी क्लियर होगी बात। अब देखो ये पॉइंट आपका कोई पॉइंट P है, ये भी यहाँ सरफेस पर टच कर रहा है, हमने इसको रोटेट कराना शुरू किया, इसको रोटेट कराना शुरू किया, ठीक है। रोटेट कराया तो जब ये पॉइंट दोबारा से टच कर, देखो रोटेट करेंगे ना इसको, तो P पॉइंट देखो रोटेट करेंगे तो भाई ऐसे हो जाएगा आपके पास, रोटेट किया तो P पॉइंट को अब यहाँ पर आ गया, करते करते घूमते घूमते ये सर्कल बनाया हल्का सा, P पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। जैसा आप रोटेट कराओगे इसको, ये P पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया पहले P पॉइंट ही, फिर P पॉइंट यहाँ पर आ गया, और एक टाइम ऐसा होगा कि इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये दोबारा यहाँ इसको टच करेगा, ये दोबारा से सरफेस को टच करेगा यहाँ पर इस तरह से, इस चीज़ को समझें आप, दोबारा से आपको सरफेस को ये टच करेगा। अब टच कब कर रहा है, जब ये पूरा P पॉइंट ने अपना ये पूरा सरकमफ्रेंस क्लियर कर लिया, ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, तब जाकर के आया है, ठीक है ना। तो वही चीज़ तो हमें बतानी है कि जब एक साइकिल का व्हील पूरा एक बार घूम जाएगा तो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, यानी कि 2πr के इक्वल होगा भाई, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, मान लो बाइक पर जा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब बाइक पर जा रहे हो, ठीक है, और आपने देखा कि आपको जो बाइक का ये व्हील है, रिम है, उसकी रेडियस मान लो आपने देखी कि वो आपके पास कितनी आ गई, मान लो 20 इंच आ गई, मान लो ना 20 इंच, कितनी क्लियर होगा, 20 इंच आ गई आपके पास। अब आपको ये देखना है कि वो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, एक बार पूरा घुमाने पर। तो रेडियस 20 है, तो यहाँ पे पुट करोगे आप 2 × π/7 × 20, ठीक है। मैं 21 ले लेता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा सा, तो 7 3 × 21, 3 2 = 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 132 इंच आएगा, 132 इंच। ध्यान सुनना बच्चों बात, ध्यान सुनना बहुत बात। अगर किसी भी व्हील की आपके पास रेडियस कितनी है, 21 इंच है, तो एक बार पूरा रोटेट करने पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ 2πr में वैल्यू लगानी है और आपके पास क्या आएगा, 132 इंच डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन देख लेना, गलत भी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो फोर्थ रिजल्ट हमारे पास क्या है भाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड और रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। ठीक है, कि आपके पास कोई व्हील है, वो रोटेट कर रहा है, वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार रोटेट हो चुका है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस चेक करोगे आप कि 1 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दोगे उसकी सरकमफ्रेंस से। ठीक है ना, उसका कारण है, ये नहीं कि फॉर्मूला आगे लिख दिया मैंने, कारण है। देखो जो एक बार रोटेट करेगा, ध्यान सुनना, एक बार रोटेट करेगा वो तो किसके इक्वल रहेगा, वो सरकमफ्रेंस के। अगर वो 2 बार रोटेट करेगा तो डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस, अभी इससे पहले हमने किया। अगर वो 3 बार रोटेट करेगा तो किसके इक्वल रहेगा, वो 3 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, 3 टाइम्स 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लो कि अगर एक व्हील आपके पास, अगर वो 1 बार रोटेट करता है, ध्यान सुनना बच्चों बात, 1 बार रोटेट कर रहा है तो डिस्टेंस कितना आएगा, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब सरकमफेरेंस। अगर वो 2 बार रोटेट कर रहा है, 2 बार रोटेट कर रहा है तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, है ना। ठीक है ना बात, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आपको निकालने हैं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ध्यान सुन लो बात, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, जितना डिस्टेंस कवर किया गया है और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी सरकमफेरेंस से। चेक कर सकते हो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई वो नहीं है कि कहीं से फॉर्मूला बना। अगर वो 4 बार रोटेट करेगा, यानी कि 4 रेवोल्यूशन हैं, ध्यान सुन लो, अगर रेवोल्यूशन कितने हैं 4, तो डिस्टेंस कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस। ये चेक कर लो आप। ठीक है, तो इसी के बेस पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपको किसी व्हील का नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने हैं तो आप क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस उस व्हील ने रोटेट किया है उस डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड कर देंगे, सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, उसी के बेस पे बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन देखते हैं जरा। आई होप आप सभी लोग मेरे से पहले कर दोगे। A wheel has diameter 84 centimeter. Find how many complete revolution must it take to cover 792 मीटर। हमें बताया गया कि एक व्हील है भाई, ठीक है, सॉल्यूशन, उसका हमें डायमीटर दिया गया, डायमीटर कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना इसका, यानी कि 42 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से आप सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हो, वो कितना आएगा, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई की जगह रखा 22/7, आर आ गया 42। ठीक है ना भाई, चेक कर लो इसको जरा, कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ अभी आपको, ये कितना आ गया, 6 2 कितना हो गया, 12। तो जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस आ गई, डिस्टेंस आपको पता है कि कितना कवर किया है, आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो भाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस जो कवर किया है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, और यहां पर क्या आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। अब यहां गलती मत करना, गलती क्या, आप देखो डिस्टेंस आपको दिया गया है मीटर के अंदर और सरकमफ्रेंस आपके पास आई है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे
या हम क्या करेंगे, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये 79200, सभी को पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस यानी कि 264। ठीक है, सोल्व करेंगे सो आंसर आ जाएगा। और जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आप अब क्या कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, जो भी चीज़ें हमने, जो भी फैक्ट और जो भी रिजल्ट अभी मैंने डिस्कस किए आपके साथ, इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसा क्वेश्चन टीचर ने हमें क्लास में कराया वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है ना, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको दिमाग का भी यूज़ करना अपने। ठीक है ना, क्योंकि अगर दिमाग का यूज़ नहीं करोगे तो वो नया रहेगा और नया नया पड़ा पड़ा दिमाग सड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग ना सड़े तो उसको यूज़ करते रहें, उसको काम में लाते रहें। ठीक है, और थैंक यू।